नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में आज हो रही है बिकवाली। निफ्टी है करीब 200 अंक नीचे 22,300 के आसपास कारोबार कर रहा है और सेंसेक्स की बात करें तो 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। निफ्टी बैंक में गिरावट कहीं ज्यादा हम सीवियर कहेंगे क्योंकि 1.5% के आसपास तक की गिरावट है। 700 अंक नीचे है निफ्टी बैंक और 47,900 के नीचे आकर कारोबार कर रहा है। हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव थोड़ा सा बड़ा है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष की आशंका है और उसके चलते क्रूड में उबाल है और ये तमाम सेंटिमेंट आज बाजार के लिए नेगेटिवली प्ले कर रहे हैं। अगर आप ओएनजीसी को देखेंगे तो क्रूड में उबाल का ही असर है और हमने देखा कि इस पर जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट दी है। बाई के टारगेट के साथ 390 रुपए का लक्ष्य दिया, यानी कि 40% के अपसाइड। इसके चलते ओएनजीसी ऊपर है। हिंडाल्को की भी अपनी वजह है। तो खबरों वाले कुछ शेयर तो चल रहे हैं, लेकिन बाजार का अगर आप ओवरऑल अगर आप सेंटिमेंट देखेंगे तो वो थोड़ा सा कमजोरी है। इस वक्त 400 शेयर हैं हरे निशान में और उसके मुकाबले 2000 शेयर एनएसई पर लाल निशान के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो क्लोजिंग ट्रेड में आपको हम ये बताएंगे कि आखिरी के 1 घंटे में क्या बाजार में रिकवरी आएगी, क्योंकि सुबह के सत्र में जब आपको 10:30 बजे छोड़ के गए तो ऑलमोस्ट यही लेवल थे और उसके बाद थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हमने बाजार में देखा और फिर से वही लेवल आ गए हैं 22,300 वाले। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि इस शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। 2:35 पर आपके लिए हम लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन आपके सामने लेकर आएंगे, यानी कि ऑप्शंस का एक धमाकेदार ट्रेड आपके लिए हम बताएंगे। मार्केट एट 3 यानी कि बाजार खुलने के बाद शेयरों को लेकर कौन सी बड़ी खबरें आई है और क्या एक्शन हो रहा है उसका पूरा का पूरा जायजा हम लेंगे मार्केट एट 3 में। खबर गर्म है, हमारा ये खास सेगमेंट होता है जहां पर हम डीलिंग रूम का चेक लेते हैं और समझते हैं कि किस शेयर को लेकर, किस कंपनी को लेकर खबरें चल रही हैं। और BTST STBT ट्रेड होगा 3:15 पर। इवेंट्स टू वॉच हम लेकर आएंगे 3:20 पर। लेकिन फटाफट ये जान लेते हैं कि बाजार की आज मेजर हाइलाइट्स क्या हैं। बड़ी बातों से शुरुआत करेंगे। निफ्टी है 22,300 के पास, करीब 200 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 650 अंक फिसला है, 47,900 के आसपास कारोबार कर रहा है। मिड कैप पर, स्मॉल कैप पर आज दबाव है। मिड कैप इंडेक्स हमने देखा था कि शुरुआती कारोबार में तकरीबन 1000 अंक फिसला था। हल्की सी रिकवरी हालांकि वहां पर हम देख रहे हैं, अभी भी 1% नीचे है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 3% के आसपास तक की भारी भरकम गिरावट हम देख रहे हैं। आज फिर से PSU बैंकों में ज़्यादा गिरावट है। IOB, यूको बैंक 3% तक ये शेयर टूटे हुए हैं और सरकारी जो शेयर हैं SJVN, NBCC जैसे शेयर हैं वहाँ पर भी आज हम प्रेशर के साथ कारोबार देख रहे हैं। हालांकि LME पर रूस के मेटल्स पर बैन लगा है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि चुनिंदा जो मेटल शेयर्स हैं वहां पर खरीदारी हो रही है। हिंडाल्को में, नाल्को में, वेदांता में आज हम मजबूती के साथ कारोबार देख रहे हैं। हिंडाल्को का शेयर है 3% ऊपर। फटाफट ये भी देख लीजिए कि बाजार में आज कमजोरी है क्यों। कुछ पॉइंटर्स हैं, उसके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो ईरान ने शनिवार को इजराइल पर ड्रोन मिसाइल से हमला किया है। हालांकि इजराइल ने 99% जो अटैक्स थे उसको विफल कर दिया। हालांकि उनके मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है ईरान ने और ये कहा है कि उनका इंटेंशन इस हमले के पीछे मिलिट्री बेस को ही निशाना बनाने का था और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बावजूद इसके बाजार में सेंटिमेंट कमजोर होते हुए हम देख रहे हैं। कच्चे तेल में उबाल बढ़ा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $90 के ऊपर कारोबार कर रहा है। अच्छे नतीजे आए थे TCS के, बावजूद इसके शेयर में हम कमजोरी देख रहे हैं। शुरुआत में ऐसा एक बार लगा कि शायद रिकवरी की कोशिश होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता है गिरावट बढ़ी है और इस वक्त TCS का जो शेयर है करीब 2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा इन्फोसिस में, विप्रो में भी हम गिरावट के साथ ही कारोबार देख रहे हैं। 1 से 1.5% तक ये शेयर टूटे हुए हैं। US में जो 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो पहुंच गई है 4.5% के पार, यानी कि जून में रेट कट को लेकर US फेड की तरफ से बाजार को अब ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। अब थोड़ा और इंतजार शायद करना पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया फिसला है। डॉलर इंडेक्स है 106 के करीब। इसके अलावा शुक्रवार को हमने देखा था कि कैश मार्केट में FIIs की जो नेट जो सेलिंग थी वो थी 8,000 करोड़ रुपए की। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिससे हम आपको बता रहे हैं कि बाजार में आखिर आज की गिरावट के पीछे की वजहें क्या हैं। लेकिन क्या बाजार यहां से संभलेगा? क्या यहां से थोड़ी सी रिकवरी देगा आपको? 50 अंक की, 75 अंकों की आखिरी के घंटे में, ये समझते हैं डिम्पी से। डिम्पी, जहां हम सुबह छोड़ के गए थे फिर से लेवल जस के तस 200 अंकों की गिरावट निफ्टी में।
अगला 1 घंटा कैसे होगा, आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? वो सभी आंकड़े भी दिखाएंगे और इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाना चाहेंगे। आईएमडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार वहीं चलते हैं फिर इन आंकड़ों पे आते हैं। Conditions are likely to be developed further subsequently. Also in the Indian Ocean dipole, conditions at present over the Indian Ocean, it is the conditions are present over the Indian Ocean, and the latest climate model forecast indicates that positive IOD conditions are likely to develop during the later part of the southwest monsoon season. And the other signal which is important is the northern hemisphere snow cover extend during the last 3 months, January to March, below normal. It was below normal, hence it is inversely proportional, so it is likely to be having better monsoon rainfall. So most of the conditions, statistically, it is a favorable condition. And also you know that this year, maybe the last few years, we are able to provide this forecast not only from statistical but also dynamical forecast, so that we are able to give the spatial distribution of the rainfall also the over season. So this is in general, and maybe if you want to any specific, we can have a question answer later. Before that, I want to have a little more detailed presentation from Dr. Mohapatra, Director General IMD, so he can present, and then later on we can take up some of the questions from you. Thank you very much. थैंक यू सर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप फ्रेंड्स को हार्दिक स्वागत है, जो यहाँ उपस्थित है और जो ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम 2024 का जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मानसून सीजन का है वो हम जारी कर रहे हैं। हमारे जो फोरकास्ट के हिसाब से पूरी देश में 2024 दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक होने का संभावना है। जब हम सामान्य बोलते हैं वो 96% से 104% तक होता है, और 104% से जब बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा होता है तब इसको एबो नॉर्मल यानी सामान्य से अधिक बोला जाता है। क्वांटिटेटिवली माने परिमाणात्मक ढंग से देखें, हमारे जो डायनेमिकल मॉडल्स और जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स है वो सभी का आधारित करते हुए मिनिस्टर ऑफ साइंस और इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट दो चीज़ें आईएमडी ने बोली हैं। स्काईमेट ने जो हिंट किया था एग्जैक्टली आईएमडी उसी से थोड़ा 2 कदम और आगे पहुंच गया। स्काईमेट कह रहा था 103% होगी, सामान्य होता है 100%, तो 103 मतलब सामान्य से ज़्यादा। आईएमडी कह रहा है 106 होगा और 3% ज़्यादा उसने बता दिया। तो इसका मतलब इस बार मानसून की कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, जो पॉइंटर्स हमने नोटिस किए, उस हिसाब से मानसून को लेकर अभी तक का जो पहला पूर्व अनुमान है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। 2 हिस्सों में बड़ा इम्पैक्ट आएगा। पहला बैंक्स पर आएगा, इनडायरेक्ट लेंडिंग का बेनिफिशियरी होता है, और दूसरा कंजम्पशन वाली कंपनीज पे आएगा जिनका बेस कमोडिटीज़ है, यानी कि जो सीधा खेती बाड़ी से जुड़े हुए जिनका रॉ मटेरियल ज़्यादा आता है उन पे असर आएगा, पॉजिटिव असर आएगा। अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसे कोई नोटिसेबल चीज़ आईएमडी ने नहीं करवाया है। 106% और ये बड़ा हिस्सा है। देखेंगे जून से सितंबर के बीच में पूरा मानसून का सीजन रहता है और इसी के बीच में 106% है। आगे पीछे कम बढ़ती भी हो जाएगा, कोई खास बड़ी दिक्कत है नहीं। तो पहला पॉइंट तो ये बिल्कुल ठीक हमको आईएमडी की तरफ से आता हुआ दिखा है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम पहले ज़रा बातचीत कर लेते हैं। रही बात डाटा की, तो डेरिवेटिव्स का डाटा ये तो अलाउ कर रहा है कि अभी आप शॉर्ट नहीं करें, बट ये भी अलाउ कर रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर ना खरीदें। आज रियल टेस्ट है, हम सुबह से यही बात आपको बता रहे हैं। आज बाज़ार चले ना चले, आज बाज़ार रुक भी जाए ना तो आपका काम बन जाएगा। 22,300 बहुत इंपॉर्टेंट है। 48,000 के जितना करीब जाके हम बंद करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए लास्ट का 1 घंटा बैंक की रिकवरी ज़्यादा नोटिसेबल होगी। मेरे को निफ्टी से कोई डर नहीं है, मेरे को बैंक निफ्टी की रिकवरी में थोड़ा है दिक्कत आज, और मैं सुबह से बैंक निफ्टी पे ज़्यादा क्रिटिकली वॉच कर रहा हूँ। मेरे साथ जो मेहमान हैं उसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सनी अग्रवाल आपको दिखेंगे पहले, ऊपर फिर आपको सुमित मूलचंदानी दिख रहे हैं विंडो में। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। श्रीकांत चौहान और साथ ही अंशुल जैन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला।
श्रीकांत जी, मेरे को पता है थोड़ा आपको जल्दी जाना है, तो मैं आपसे ज़रा शुरू करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे हम ले लेते हैं फिर आपके इंटेलिजेंस की। तो सर, आप पहले ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताइए। आपको डर, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो बता दीजिए। एक रूटीन गिरावट है तो उसको हम झेल लेंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो फिर नहीं झेल पाएंगे, फिर बता दो। गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो देखिए, बिल्कुल अगर इस पर्टिकुलर निफ्टी के स्ट्रक्चर को देखें तो इस बार की जो रैली थी वो 21,700 से शुरू हुई थी और 22,700 750 के करीब जाके वहां पे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग देखा है। हमें लग रहा है कि अभी जो करेक्शन आ रहा है या तो अभी जो सेल ऑफ आ रहा है मार्केट में, ये करेक्टिव नेचर का है और 22,200 22,200 ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर मार्केट में दिक्कतें बढ़ेगी। फिर उस वक्त हमें डरना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट फिर वापस वहां से एक बार 22,000 तक भी जा सकता है या मे बी 21,900 तक जा सकता है। हमें नहीं लगता कि मार्केट 21,700 तोड़ देगा, ये करेक्शन ही चलेगा, लेकिन ये करेक्शन का मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट पे आ चुके हैं। मुझे लगता है इनफैक्ट यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू के साथ कुछ खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि जो आईएमडी से भी जो रिपोर्ट आना चाहिए था वो रिपोर्ट आ चुका है और बाकी के भी जितने अनसॉल्व्ड इश्यूज थे वहां पे भी हमें क्लैरिटी आ चुकी है कि एग्जैक्टली आने वाले 4 या 5 दिनों में क्या हो सकता है। हमें लगता है कि 22,200 का स्टॉप लॉस रख के इन लेवल्स पे कॉन्ट्रा खरीदारी की जा सकती है। हमें लगता है मार्केट 22,200 से लेकर 22,600 या 700 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। बिल्कुल बैंक निफ्टी में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हमें लगता है कि 47,708 के करीब बढ़िया सपोर्ट है और इन लेवल से एक रिवर्सल पैटर्न बन सकता है। तो करंट लेवल्स में मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू लीजिए, 22,200 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, एक काम आप करो, जब निफ्टी लगाते हो और दिखाते हो उस पर एक बाय का ठप्पा लगाओ। निफ्टी तो सामने सामने भी देखा जा सकता है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। 22,200 का स्टॉप लॉस है, 22,300 है, पकड़ा जा सकता है। आप अगर बैंक निफ्टी के लिए लाना चाहते हो तो अभी वेट एंड वॉच का ठप्पा भी लगा सकते हो या फिर उसमें भी बाय का ठप्पा लगा सकते हो प्रोड्यूसर साहब, ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि हमको इस समय करना क्या है। भाव दिखाना बड़ी बात नहीं है, तो सबके मोबाइल पे आ रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे ये नहीं आ रहा कि इसको खरीदना है या बेचना है, इसलिए टीवी देखा जा रहा है। तो इसलिए आप बाय के ठप्पे ज़रूर लगाइए। गेस्ट को आप भी सुनिए, हम भी सुने, और ताकि पता लग पाए हमको करना क्या है। आगे बढ़ जाएं। श्रीकांत, लगे हाथ एक काम आप और कर दो, अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दो। बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स पे फेडरल बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है, जो 155 के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा टेक्निकल पैटर्न बना है, कई दिनों से एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जनवरी से अभी तक 160 के ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल था और वैसे ही 140 के नीचे भी ये स्टॉक गिर नहीं रहा था। अब मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन ऑसिलेटर्स ये स्टॉक रेडी है 160 के लेवल्स को तोड़ते हुए एक बार 170 से लेकर 180 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स पे फेडरल बैंक को खरीदे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। 155 में खरीदे, 150 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स 170 और 180 के नजर आते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि चूंकि मार्केट में अभी भी थोड़ी सी एक मिक्स्ड एक्टिविटी चल रही है, तो करंट लेवल्स पे डीवीज लेबोरेटरी, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स, फार्मा सेक्टर में हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, हमें लगता है डीवीज लेबोरेटरीज को करंट लेवल से शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 3760 का, यानी 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट्स नजर आते हैं 3550 के, सो 150 पौने 200 के टारगेट्स यहाँ से लोअर लेवल्स पे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो डीवीज लेबोरेटरीज को शॉर्ट करना है, फेडरल बैंक को लॉन्ग करना है। ठीक है, फेडरल बैंक लॉन्ग है और डिवीज लैब शॉर्ट है। एक लॉन्ग एक शॉर्ट की रणनीति के साथ बाजार में श्रीकांत जी की आज की स्ट्रेटजी। श्रीकांत जी, आपको जल्दी जाना है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला और बाजार के साथ साथ अपने शेयरों पर भी अपना व्यू हमारे साथ शेयर किया है। लेकिन चलिए अपने बाकी एक्सपर्ट्स के भी क्लोजिंग ट्रेड्स दे लेते हैं और अंशुल जी आपके पास आएंगे। बताइए आपके ट्रेड्स कौन से हैं? क्या आपके पास भी एक लॉन्ग एक शॉर्ट पेयर ट्रेड है या फिर आप तेजी वाले सौदे के साथ ही जाना चाहेंगे? नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार डिम्पी जी। अभिषेक जी, मैं श्रीकांत जी के साथ अलाइंड हूँ। निफ्टी में मुझे भी यहाँ से बाइंग लग रही है। सुबह जब ऑप्शंस का चैंपियन दे रहा था तब भी मैंने कहा था कि 22,375 मिनट के चार्ट पे स्विंग लो था, उसको हमने हैमर कैंडल के साथ रिजेक्ट किया है और अब उसी हैमर कैंडल के मिड के आसपास हम आके ट्रेड कर रहे हैं। तो 22,300 जो सपोर्ट है वो अपने आप को प्रूव कर रहा है और यहाँ से 22,400 450 तक की बाउंस बैक रैली मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ एक है
कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट यहाँ से 200 पॉइंट नीचे है 47,700 के आसपास तक। तो थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाउंस बैक स्लो हो सकता है, बट एक बार जहाँ बैंक निफ्टी सपोर्ट टेस्ट कर लेगा, दोनों बाउंस बैक के लिए जब अलाइन होंगे तो निफ्टी में ज्यादा अच्छा ट्रेड मरेगा ऑन द लॉन्ग साइड। और लास्ट 2 महीने से मैं कहते आ रहा हूँ कि मेटल स्टॉक्स बहुत तेज हैं, तो आज पहला बाई कॉल मैं मेटल में ही दूंगा। नेशनल एल्यूमिनियम बाई करके चलना चाहिए। अगर डेली कैंडल देखें तो 3 दिन के लोज के नीचे मॉर्निंग एक फेल्ड होगी फॉर्मेशन दिया है, और उसके बाद से 75 मिनट के चार्ट पे एक फ्लैग काइंड ऑफ कैंडल की फॉर्मेशन है। 182 रुपए के आसपास बाई करना चाहिए डिप में, या फिर 184.50 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो भी लॉन्ग कर सकते हैं। दोनों केस में टारगेट ऑन दी अपसाइड 192 रुपीज का रहेगा। दूसरा, मिड कैप्स में सेलेक्ट मिड कैप काउंटर्स में तेजी दिख रही है, उनमें से एक है आर्किड प्लाई। 83 हफ्तों का बड़ा बेस बना है, कप हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है। लास्ट 2 वीक्स बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बेस का ब्रेकआउट दिया है 104 रुपए में, तो यहाँ से 110 112 रुपए की रेंज में इसको बाई करके चलना चाहिए। 100 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। 136 रुपए का पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा। अगर 4 से 6 महीने स्टॉक को समय देते हैं, क्योंकि अर्निंग्स और सेल्स भी राइजिंग है, 4 से 6 महीने का इसको समय देते हैं तो 175 से 180 तक का भी स्टॉक में टारगेट मिल सकता है। तो 135 136 इमीडिएट टारगेट है, 175 180 थोड़ा सा अगर टाइम देते हैं तो ये टारगेट बनेगा। ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, आर्किड प्लाई बहुत ही एग्रेसिव टारगेट्स हम कहेंगे अंशुल जी की तरफ से। फिलहाल के लिए 136, लेकिन 180 185 के भी दायरे इसमें खुलते हुए दिख सकते हैं। सुमित जी, आपके शेयर कौन से हैं सर, बताइए। आप खरीदारी करेंगे या फिर बिकवाली के भी कुछ सौदे हैं आपके पास? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो अभिषेक जी, बिल्कुल हमारा यहाँ पे बाय का ही कॉल रहेगा। मैं 2 पोर्टफोलियो स्टॉक्स को ऐड करना चाहूंगा फॉर द स्विंग ट्रेड्स, डिलीवरी बेस, और अगर आप टर्म की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे रहेगा। पहला जो है वो रहेगा कैप्री ग्लोबल। देखिए, स्टॉक ने काफी अच्छा एक अपना बेस फॉर्मेशन किया है। 5 से 6 सेशन पहले भी स्टॉक ने एक ही दिन पे 13% का मूवमेंट दिया था, और आज के ऐसे डाउनसाइड सेशन में भी स्टॉक अभी भी ऑलमोस्ट 13% अप है। तो यहाँ पे आप डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। 245 248 का रेट है। कभी भी आपको डाउन साइड मिल रहा है टिल द लेवल्स ऑफ 230, आप एक्यूमुलेट कीजिए स्टॉक को। हमें लग रहा है कि 290 एंड 315 ये 2 टारगेट अपने अचीव कर सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 222 का। जो दूसरा है जाइडस वेलनेस। जाइडस वेलनेस में देखिए काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्टॉक को आया हुआ है, और अपना एक जो रेजिस्टेंस है 1600 का 2 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और क्लोजिंग बेसिस पे भी आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि आप इसे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1735 एंड 1804। स्टॉप लॉस रहेगा 1544 का। ठीक है, डन। आपके भी दोनों शेयर हमने नोटिस कर लिए हैं। सुमित जी, आगे आपसे और भी चर्चा करके कुछ और शेयर भी आपसे पता करेंगे। खैर, इस बीच में आपको बता देता हूँ, 850 पॉइंट की गिरावट है बैंक निफ्टी पे। आज अगर आप हमको गंभीरता से सुन रहे हो तो हमने आपको एक बात कही थी कि मैं आपको निफ्टी को तो मैं आईसीयू से निकाल के वार्ड में जाने की परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी को नहीं दे सकता। मेरे लिए ज़्यादा क्रिटिकल बैंक निफ्टी है। और आप देखो, आज बैंक निफ्टी ने सारा मूड ख़राब करके रख दिया। ना केवल मूड ख़राब कर रखा, बल्कि एक चीज़ और ख़राब कर दी, ऑप्शंस ट्रेडर्स के सारे मनोबल को तोड़ के रख दिया। इसलिए ऑप्शंस के अंदर जो बचा हुआ ट्रेड है, बहुत गंभीरता से आराम से कीजिए। हमने सुबह मना भी कर दिया था कि ऑप्शंस के ट्रेड आज मत लीजिएगा। आज दोनों तरफ के लोगों को वो कहीं ना कहीं फंसा देगा, और कुछ वैसा ही हुआ है बाजार के अंदर। अब क्या करना है, अब कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेहतर हैं, बताने के लिए जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ रही हैं ऑप्शंस का चैंपियन के साथ। अरे ये कहां से फायर कर रहे हैं भाई यार? सोनी जी बताइए। जी, गुड आफ्टरनून एमपी जी, सारे दर्शकों को। यहाँ पे जो हम रेकमेंड करना चाहते हैं वो है निफ्टी में बेयर पुट स्प्रेड 18 अप्रैल की एक्सपायरी। देखिए, आज जो भी गैप डाउन हुआ उसके बाद निफ्टी का एक हल्का सा रिकवरी देखने को मिला था, 22,400 तक गया था, बट सस्टेन नहीं कर रहा है। तो वो एक क्रिटिकल पॉइंट है कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और इनफैक्ट अभी डे लो की तरफ वापस जा रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो बैंक निफ्टी का भी क्लोजिंग आज काफी वीक आ रहा है, 48,000 के नीचे ब्रेक किया है, इनफैक्ट 47,800 को भी ब्रेक किया है। सो ओवरऑल दोनों इंडिसेस में हम देखेंगे इसे, तो थोड़ा सा यहाँ पे बरकरार रहने की कंटिन्यू कर सकता है। निफ्टी पोजीशन मुझे लगता है 22,150 22,100 को भी एक बार टेस्ट कर सकता है। एज लॉन्ग एज 22,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है, थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस रहेगा, इसीलिए बेयर पुट और स्प्रेड स्ट्रैटेजी यहाँ पे रेकमेंड करना चाहते हैं।
आपको बाई करना है 22,300 पुट ऑप्शन। बाई कीजिए आप 80-85 के रेंज में, अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अगर आपको प्रीमियम में थोड़ा सा डिक्लाइन नजर आता है टुवर्ड्स 85-80, आप वहां तक बाई कर सकते हैं। और सामने हेज करने के लिए आपको 22,200 के पुट ऑप्शन सेल करना है। 50-51 के रेंज में आप सेल कर सकते हैं। आपका दोनों कंबाइंड प्रीमियम यहाँ पे जो बनेगा, प्रीमियम आउटफ्लो है 28 रुपए का आसपास आपका प्रीमियम आउटफ्लो रहेगा, जो कि मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम स्टॉप लॉस है ये। और टारगेट आपको यहाँ से 60 पॉइंट्स देना है। सो लॉट साइज 50 का है, इसलिए आपका मैक्सिमम रिस्क एज पर दी प्रीमियम आउटफ्लो 1425 रुपए बैठेगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड 3000 होगा। तो ये उसी व्यू पे दिया गया है कि यहाँ से निफ्टी 22,200, 22,100 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। इसलिए सेफ है कि आप स्प्रेड में काम कीजिए। इन केस भी अगर कल मार्केट 22,500 हो भी जाता है, विच इज गुड इनफैक्ट, अगर हो भी सकता है, तो इन दैट केस आपका मैक्सिमम रिस्क सिर्फ यहाँ पे 28 रुपए का ही जाएगा, जितना आपका यहाँ पे आउटफ्लो है प्रीमियम का। डन। तो आप बेयर स्प्रेड दे रहे हैं, यानी कि जहाँ पे खड़े हैं वहाँ की पुट को खरीद लेते हैं, वहाँ से मंदा करेंगे, जहाँ तक जाना है वहाँ के पुट को बेच देंगे, वहाँ से तेज़ी कर लेंगे। इसलिए पुटें बेचने की रिकमेंडेशन नीचे जाके और एट द मनी, यानी कि जहाँ पे खड़े हो वहाँ की पुट को आप खरीद लो। मोटा मोटी कैलकुलेशन आपके सामने है। हालांकि सारा का सारा मूव सिर्फ 100 पॉइंट्स के बीच का ही है, 300-200 की स्ट्राइक के बीच में काम है। बट अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स होकर काम करते हैं तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं बॉस हम ऐसे नहीं कर सकते, मैं तो सीधा सीधा बताओ, तो फिर इसका एक ही जवाब है, रुक जाओ। एक ही जवाब है, नो खरीदारी, नो शॉर्टिंग, फिर रुक जाओ। अगर आप ये कर सकते हो तो इसका पूरा इस्तेमाल करना, इसमें आधा मत करना। आधे चक्रव्यूह का इस्तेमाल करोगे तो फिर मारे जाएंगे। ठीक जी, पूरा करना जब भी आप करना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सोनी, थैंक यू वेरी मच थोड़ा गाइडेंस देने के लिए। और ये सारी चीज़ आपने हमको जो नोटिस करवाई है, इसको हम ज़रूर आगे ध्यान रखेंगे और ये ट्रेड भी देखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा और भी पता करने की कोशिश करते हैं। हमारे मेहमान हैं सनी अग्रवाल, उनसे अभी तक बात नहीं हुई है। सनी जी, ओवरऑल मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? अगर कोई फंडा कॉल है तो वो आप भी बता दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेसिकली मुझे लगता है कि आज का जो करेक्शन इट्स मोर ऑफ अ नीजक रिएक्शन, नीजक रिएक्शन। और अगर मिडल ईस्ट में टेंशन एस्केलेट नहीं होती और क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं थोड़ा रिट्रेस कर जाता है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय ऑन डीप की एट द करंट जंक्चर। सिर्फ थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। तो जिस तरह से अभी IMD की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये कहा गया कि जो मॉनसून है नॉर्मल रहेगा, 106% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज। मुझे लगता है कि एग्री फोकस कंपनीज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें दोनों पैसेंजर व्हीकल SUV का पोर्टफोलियो, ट्रैक्टर सेगमेंट जिसमें कंपनी एक मार्केट लीडर है, ये एक अच्छा बेट हो सकता है अगर किसी का 3 से 6 महीने का हॉराइजन है। सिमिलरली अगर किसी का शॉर्ट टर्म हॉराइजन है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मुझे लगता है कि कैलकाटा इलेक्ट्रिक CESC जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर कंपनी है ईस्टर्न इंडिया की, कैलकाटा में इनका काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, क्लोज टू 1.5 टाइम प्राइस टू बुक चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ भी तकरीबन 15 से 20% रिटर्न जो है अगले 3 से 6 महीने में हम आते हुए देख सकते हैं। तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा और जो भी मार्केट में करेक्शन है हालांकि थोड़ा कॉशियसली काम करना होगा। और लिवरेज की सलाह नहीं दूंगा, एक अच्छा मौका है क्वालिटी बिजनेसेस को पोर्टफोलियो में ऐड करने का। और जिस तरह से कल एक रूलिंग पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है, ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि इनकेस ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो जो एग्जिस्टिंग जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम है उसमें कहीं ना कहीं हम कंटिन्यूटी आते हुए देखेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली काफी स्ट्रांग रहेगा काफी सारे सेक्टर्स के लिए। स्पेशली एक सेक्टर जो मुझे इसमें काफी अट्रैक्टिव लगा वो था कि शिप बिल्डिंग सेक्टर, जहां हम देख रहे हैं कि एक रोबस्ट ऑर्डर बुक है। कंपनीज लाइक कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, ऑल दीज कंपनीज कैन डिलीवर अ वेरी फैंटास्टिक रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ 1 to 2 years। ठीक है जी, डन। आप पे कह रहे हैं कि पावर सेगमेंट में थोड़ा ध्यान रखने वाला है। अगर गवर्नमेंट रिपीट करती है तो इस सेगमेंट में अभी भी बहुत कुछ है देखने लायक, तो आप CESC के बारे में नोटिस भी करवा रहे हैं। देखिए इसी समय की वेट हो रही होती है। आप इन्वेस्टर हो, आप ये कहते हो जब भी कोई गिरावट आए तो खरीदारी करेंगे। अब तो गिरावट और कैसे चाहिए होती है। 2 दिन में निफ्टी का पहले दिन 250 पॉइंट गए, आज करीब 200 पॉइंट और गए, 400 पॉइंट टूट गया, तो गिरावट आई। तो आप अच्छे शेयर, फंडामेंटल वाले शेयर्स भी देखना। अच्छा, आपको लग रहा है कि सनी अग्रवाल जी का हम रिसर्च को अपना काउंटर चेक करवाना चाहते हैं, ज़रूर काउंटर चेक करवाओ। अपने वित्तीय सलाहकारों से भी पूछो और अपना भी ड्यू डिलिजेंस करो।
जरूरी नहीं है कि सामने वाला बोल रहा है तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, अपना भी ड्यू डिलिजेंस कर लो। हिंट लग गया ना CSC है, बस अब पढ़ लो, समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दो, लीव इट। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे आपके साथ तो कुछ और बेहतरीन ट्रेड और कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च है वो भी आपके सामने रखेंगे। बैंकिंग शेयरों ने आज बाजार का मूड बिगाड़ के रखा है। 1.5% नीचे HDFC बैंक, और अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो 2.25% के आसपास की गिरावट है। तो दो हेवी वेट्स निफ्टी बैंक के जो ना सिर्फ निफ्टी बैंक पर बल्कि बाजार पर भी प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। रिलायंस हल्का सपोर्ट है, लेकिन वो सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है कि बाजार को ऊपर लेकर आ पाए। अभी भी 200 अंक नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी का टॉप गेनर है ONGC, करीब 6% के आसपास की तेजी आज हम ONGC के शेयर में देख रहे हैं। तो ONGC के शेयर में तेजी क्या है, क्यों ये आज शेयर दौड़ रहा है, ट्रिगर क्या बन रहा है, बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा बताइए, ONGC क्यों चल रहा है शेयर आज ये? जी, ONGC में जो आज तेजी आई है उसके पीछे काफ़ी सारी वजह हैं। पहले तो जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है और इसके चलते आज सुबह से ही स्टॉक ऊपर है। जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू कर दी है स्टॉक पर और लक्ष्य 390 का दिया है। जेफरीज ने शेयर पर जो लक्ष्य दिया है उसके मुताबिक जो मौजूदा भाव है उससे करीब 40% की तेज़ी स्टॉक में आ सकती है। जेफरीज का ये भी कहना है कि ONGC का शेयर फिलहाल डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, तो इन स्तरों पर रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है अभी खरीदारी करने के लिए। जेफरीज ने फ्री कैश फ्लो बढ़ने और कर्ज घटने की भी उम्मीद जताई और वित्त वर्ष 24-26 के दौरान मुनाफे वाली ग्रोथ की उम्मीद भी इस रिपोर्ट में कहा गया। और इसके अलावा क्रूड गैस प्राइसिंग में रिफॉर्म से भी प्रॉफिटेबिलिटी में आने वाले समय में बढ़त होगी। ONGC आज से नहीं, पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। अगर इस साल पूरा देखेंगे तो निफ्टी में करीब 2.78% के मुकाबले ONGC में 37% से ज़्यादा की बढ़त देखने को है और 5 मार्च को ONGC का शेयर 52 हफ्ते के अपने उच्चतम स्तर पर भी कारोबार कर रहा था। ये रिपोर्ट तो एक वजह है ही, लेकिन उसके अलावा क्रूड में जो तेज़ी हम देख रहे हैं उसका भी फ़ायदा यहाँ पर ONGC को मिल रहा है। अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी है, ईरान ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद हमने एक तेज़ी देखी। अभी इजराइल की तरफ से क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं ये भी देखना होगा, लेकिन बाजार थोड़ा डरा हुआ है, निवेशक थोड़ा चिंता में है और इसके चलते हम कच्चे तेल में आने वाले समय में दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है। $90 के पार अभी भी कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, लेकिन ये ONGC जैसी कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि क्रूड में बढ़त से इन कंपनियों को फ़ायदा मिलता है। हालांकि विंडफॉल टैक्स से गेन सीमित है, लेकिन ओवरऑल कच्चे तेल में जो बढ़त हो रही है उससे ONGC जैसी कंपनियों को यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कच्चे तेल में तेज़ी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज ONGC निफ्टी का टॉप गेनर है। बढ़िया है, टॉप गेनर है, करीब 6% के आसपास की तेजी है। और जेफरीज ने ये कहा है कि ये जो शेयर है ये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है अगर निफ्टी के लॉन्ग टर्म एवरेज से अगर आप तुलना करें तो। वैसे भी इस साल करीब 35-40% के आसपास रिटर्न दे दिए हैं ONGC ने और बहुत शानदार ढंग से ये चल रहा है। यहाँ से करीब 40% ऊपर के टारगेट 390 रुपए के टारगेट जेफरीज ने दिए हैं। और क्रूड का तो हम देखने की एक फायदा मिल ही रहा है, जिस तरह से क्रूड में गर्मी है तो जो भी अपस्ट्रीम कंपनीज होती हैं, वो चाहे ONGC हो, ऑयल इंडिया हो, इन कंपनीज को फायदा मिलता है कच्चे तेल में गर्मी का। और ये दोनों चीजें क्लब होके आज कमजोर बाजार में भी ONGC को 6% ऊपर ही कर रही हैं। सनी, आपसे एक बार ONGC पर व्यू चाहेंगे। ONGC जेफरीज कह रहा है कि अभी भी सस्ता है ये शेयर, डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। 284 रुपए का इसका 52 वीक हाई है और उसके आसपास ही पहुंच गया आज ये 4 मार्च को जो बना था। आप ये बताइए कि ONGC आपके हिसाब से अभी भी मौके हैं इसको खरीदना चाहिए? अभिषेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ONGC इज अ प्रॉफिट प्ले ऑन क्रूड ऑयल प्राइस और जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं उसका सीधा सीधा बेनिफिट हम ONGC को आते हुए देखेंगे। और अगर मैं वैल्यूएशन की भी बात करता हूं तो अगर मुझे आंकड़े मेरे सही हैं, तकरीबन 3-3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ONGC का आज के डेट में। सालाना 50,000 करोड़ रुपए कंपनी कमाती है, 40 से 50,000 करोड़ रुपए। तो तकरीबन 6 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है। एट द सेम टाइम सालाना 12 से 15 रुपए का डिविडेंड देती है।
तो वो हिसाब से डिविडेंड यील्ड भी काफी अट्रैक्टिव है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी प्ले है क्रूड ऑयल पे, और जब तक क्रूड ऑयल के दाम बॉयंट रहेंगे, $80 के ऊपर रहेंगे, मुझे लगता है कि सीधा सीधा बेनिफिशियरी ओएनजीसी रहेगा। एट द सेम टाइम अगर ये ईरान और इसराइल का जो टेंशन एस्केलेट होता है, तो जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, जिससे प्रीडोमिनेंटली जो एलएनजी जो गैस है जिसकी आवाजावी होती है, बेसिकली वहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अगर वहां भी कहीं दिक्कत आती है तो हम देखेंगे कि गैस प्राइसेस कहीं ना कहीं उछाल आते हुए देख सकते हैं। इसका भी सीधा सीधा बेनिफिशियरी ओएनजीसी रहेगा। तो मेरी यही राय रहेगी कि जब तक क्रूड ऑयल के दाम और गैस के दाम बॉयंट है, ओएनजीसी में ट्रेड डेफिनेटली बना सकते हैं। हालांकि इनके ड्यू टू सम रीजन क्रूड ऑयल में करेक्शन आता है, तो थोड़ा यहाँ भी हम करेक्शन आते हुए देखेंगे, तो थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए अगर किसी को ओएनजीसी में फ्रेश पोजीशन बनानी है। जब तक क्रूड मजबूत है, जब तक ये उबाल है, तब तक ओएनजीसी की भी चाल दुरुस्त रहेगी। आपके लिए ये सलाह सनी की। लेकिन हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हमारा खास सेगमेंट लेकर, मार्केट एट 3। गौरव बताइए, बाजार में कहां पर एक्शन हो रहा है? तो जैसे आज हमने देखा कि एक रिकवरी हमें देखने को मिली थी मार्केट में, और सबसे पहले आज रिकवरी के बारे में अगर बात करें तो बात करते हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही बैंक ऑफ कुवैत के साथ, जो नेशनल बैंक ऑफ कुवैत के साथ जो उनका करार था वो अभी एक्सटेंड हो चुका है, और अभी ये जो कंपनी है वो नेशनल बैंक ऑफ कुवैत को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में पूरा का पूरा जो है सहयोग देने वाली है। और इसी के दम पे अगर हम बात करें तो आगे जाके कंपनी का मानना यह है कि 60% से भी ज़्यादा जो टॉप कॉरपोरेट बैंक्स है वर्ल्ड के, उसको इस कंपनी की टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड हो चुकी है। और इसी के चलते हुए अगर हम स्टॉक में भी बात करें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं आरके फोर्जिंग की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही वंदे भारत के लिए एक ऑर्डर मिला है जिसका वैल्यू जो है वो 270 करोड़ का होने वाला है। और इसी के चलते हुए अगर हम स्टॉक में भी देखें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। स्टॉक ने आज 3% से भी ज़्यादा परफॉर्म किया है। अगली बात करते हैं थर्मैक्स की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चालू की है पुणे में, जो कि वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सोल्यूशन के ऊपर रहने वाली है। और ये जो फैसिलिटी है वो आगे जाके डबल भी हो सकती है कैपेसिटी में, ऐसे कंपनी का मानना है। और इसी के चलते हुए अगर हम स्टॉक में भी बात करें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी थर्मैक्स में भी। अगली बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि कंपनी ने 18,000 करोड़ का FPO जो है वो अनाउंस किया है। और इसी के चलते हुए कंपनी का मानना ये है कि 5G जो सर्विसेज है वो अगले 6 से 9 महीने में कंपनी चालू कर सकती है, और आगे जाके अगले 24 से 30 महीने में ये जो 5G है वो 40% रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट कर सकता है। और इसीलिए इस स्टॉक में भी हमें आज तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं रिलायंस इंफ्रा की, क्योंकि फिलहाल में ही जो SBI और IDBI ने बैंकरप्सी का क्लेम किया था मुंबई मेट्रो 1 प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, जो कि जहाँ पे कंपनी का 74% स्टेक है, वो अभी NCLT ने जो है वो डिस्पोज कर चुके हैं। और इसी के चलते हुए एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला था रिलायंस इंफ्रा के लिए भी, और जहाँ पे हमने देखा कि रिलायंस इंफ्रा 1.5% से भी ज़्यादा ऊपर था। तो आगे जाके खबरों के दम पे ये सब स्टॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक और भी ज़्यादा तेज़ी हमें आगे जाके देखने को मिल सकती है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच 3 बजे तक का पूरा लेखा जोखा देने के लिए। तीनों मेहमान मेरे साथ तैयार हैं, सुमित हैं, अंशुल जैन हैं, सनी अग्रवाल हैं। उनसे हम फटाफट से कुछ स्टॉक्स और पता करते हुए चलते हैं, और मैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी उनसे ज़रा पता करूँगा। ठीक जी, गुजरात गैस एक बार ज़रा चेक करेंगे। सुमित, आप गुजरात गैस ठीक लग रहा है आपको शेयर, तो ज़रा बताइएगा गुजरात गैस। सॉरी डिम्पी जी, बिल्कुल अभी आप देखिए स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। जो लोअर गैप डाउन हुआ था, स्टॉक ने काफी अच्छी रिकवरी दी हुई थी, और पिछले जो 4 दिन का लो है वहीं से ही अच्छी खासी रिकवरी दी हुई है। तो मुझे लग रहा है अभी भी जिनके पास होल्ड है, आप बने रहिए स्टॉक में। न्यू पोजीशंस अगर किसी को बनानी है तो 580 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये अपना पिछला हाई भी क्रॉस कर सकता है, दैट इज अराउंड 620। तो जिनके पास होल्ड है, सेम विल बी द टारगेट। तो यहाँ पे बात हो रही है स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस आप 552 का यहाँ पे मेंटेन कीजिए। ठीक है, एक जानकारी आपको और दे रहे हैं, 850 पॉइंट की गिरावट है बैंक निफ्टी पर, और एक करीब 47,800 के नीचे है। निफ्टी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये भी 22,300 के नीचे है। आज क्लोजिंग बहुत क्रिटिकल है, आज की क्लोजिंग हमको 22,300 के ऊपर की चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मूड ख़राब होगा। हालांकि हमने सुबह ही आपको 22,300 पे प्लस करवा के 200 का स्टॉप लॉस दिया हुआ है, और 100-125 पॉइंट की रिकवरी भी आपने एंजॉय की होगी मार्केट में। बट फिर भी क्लोजिंग तो क्लोजिंग ही है ना, तो हमको तो चाहिए ही चाहिए वो क्लोजिंग, अगर नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कत बढ़ेगी।
एक काम और करते हैं, जरा अंशुल जैन से भी एक दो सौदे जरा पता करवा लेते हैं। अंशुल जी, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है आपके पास? कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड? वॉलेटिलिटी तो है, बढ़ी हुई है, आज विक्स बढ़ा हुआ है। देखिए डिम्पी जी, एक कोलगेट पामोलिव में 3 दिन के लोज के नीचे जाके आज वापस एक हैमर कैंडल है डेली चार्ट पे। मंथली में भी और वीकली में भी देखें तो प्रीवियस वीक लो रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है। इसमें एट द मनी का कॉल ले सकते हैं, बट अगेन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। तो मैं, चूंकि आपने कहा था विक्स बहुत नीचे के स्तर पे है, तो ऑप्शन अवॉइड करके चलूंगा। अगर करना है तो बेटर है कि फ्यूचर्स में कर लें। 30-40 रुपए का अपसाइड मिल सकता है बीटीएसटी से, 1 से 2 दिन का अगर ट्रेड लेते हैं तो 30 से 40 रुपए आराम से मिल सकता है। कोलगेट पामोलिव ठीक लग रहा है। कोलगेट पामोलिव आपको ठीक लग रहा है। कुछ एक और शेयर्स भी पता करते हैं जहाँ पे यार कोर स्ट्रेंथ या वीकनेस है। पहले मैं जरा स्ट्रेंथ वाले शेयर्स पे आता हूँ कि जहाँ पर आज थोड़ी पावर है मार्केट के अंदर। उनमें जरा ओएनजीसी तो खैर आपको पता ही है, अलग वजह है। एक हिंडाल्को और दिखाइए 2% ऊपर है। एक्साइड इंडस्ट्रीज गुजरात गैस के बारे में पता कर लिया। एक और शेयर है एमजीएल, स्क्रीन पर एमजीएल लेके आइए। सुमित जी, एमजीएल जरा चेक करना, साथ में प्रोड्यूसर साहब इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। ओपन इंटरेस्ट अच्छा, प्राइस एक्शन ड्यू है, पेंडिंग है। ज़्यादातर गैस के स्टॉक्स आज ठीक है, गेल, आईजीएल, एमजीएल वगैरह वगैरह सब ठीक है। आप खाली एमजीएल चेक करो और देख के बताओ क्या करें। जिनके पास होल्ड है, बिल्कुल सेम अभी गुजरात गैस के लिए भी डिस्कशन हुआ था, तो यहाँ पे होल्ड की ही सलाह रहेगी। ट्रेलिंग स्टॉप मेंटेन कीजिए 1380 का ऑन द क्लोजिंग बेसिस। सो सेम स्ट्रक्चर अगर की बात करें तो प्रीवियस अब ट्रिपल जो रेजिस्टेंस है, ट्रिपल टॉप टाइप फॉर्मेशन हो रहा है, वो 1550 के करीबन हो रहा है। तो यही हमारा पहला टारगेट भी रहेगा। जिनके पास होल्ड है बिल्कुल आप बने रहिए। ठीक है, बाजार अपनी गिरावट को थोड़ा और एक्सटेंड करते हुए दिख रहा है। 800 पॉइंट की नुकसान आ चुका है बैंक निफ्टी पर और करीब 250 पॉइंट का नुकसान निफ्टी पर भी आ चुका है। लास्ट में ये गिरावट का बढ़ता हुआ ट्रेंड इस बाजार के लिए अच्छा साइन तो नहीं है, लेकिन इस बीच खबरें गर्म है। काफ़ी हद तक डीलिंग रूम में जो चर्चा चल रही है आप तक लेके आते हैं। शरद ने आज भी खबर निकाली है, आइए दिखाते हैं आपको। शरद बताएं। जी बिल्कुल, आज के दिन के ट्रेड में जो है ऑफ कोर्स हमने बहुत उथल पुथल और वॉलेटिलिटी देखी, स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्जर इंडेसेस। यहाँ पे जो है गिरावट देखने मिली थी शुरुआत ट्रेडिंग सेशन में, फिर एक रिकवरी भी आई। लेकिन 5 अहम स्टॉक्स है या थीम है जो दिन के ट्रेड में वॉल्यूम्स के हिसाब से, न्यूज़ फ्लो के हिसाब से फोकस में थे। सबसे पहला है Q4 अपडेट के बारे में। यहाँ पे सेनको गोल्ड के जो Q4 अपडेट जो है शानदार देखने को मिले हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें चौथे तिमाही में तो लगभग 40% का ग्रोथ आया। वही अगर वित्त साल 2024 की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो भी एक इनकरेजिंग नंबर देखने मिली है। स्टोर एडिशन लगभग 4 स्टोर्स एडेड हुए थे 4th क्वार्टर में। तो सेनको गोल्ड जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी था आपके निफ्टी 500 के इंडेक्स में आज के दिन के ट्रेडिंग में। ओएनजीसी भी फोकस में रहेगा। ऑफ कोर्स ब्रेंट क्रूड की जो दाम बढ़ी है उसके कारण तो इम्पैक्ट आया है पॉजिटिव। इसके अलावा जेफरी की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जिन्होंने इनिशिएट किया है बाई रेटिंग के साथ और लक्ष्य जो है लगभग 390 रुपये प्रति शेयर रखा है। उसके कारण स्टॉक में आज एक अच्छी तेज़ी देखने मिली और वन ऑफ द टॉप गेनर्स था आपके निफ्टी 50 इंडेक्स में। वैल्यूएशन जो है वो कह रहे हैं कि अभी तक कैप्चर नहीं की क्योंकि फ्री कैश फ्लो जो है ओएनजीसी ज़्यादा जनरेट करेगा आगे जाते हुए। और अभी भी कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें निफ्टी की लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बस है तो अभी भी सस्ता है स्टॉक। तीसरा स्टॉक रहने वाला एक्साइड और हमने देखा एक्साइड में बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली है जब से हुंडई और किया के साथ उनका करार हुआ है ईवी के सेगमेंट में। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट प्राइस बढ़ा दिया, 373 से बढ़ा के 485 कर दिया है। वहीं अगर बात करें तो जो बैटरी स्टॉक्स है वहाँ पे री रेटिंग देखने मिल सकती है और करंटली जो ट्रेड कर रही है प्राइस टू बुक रेशियो वो 4 to 6 टाइम्स कर रही है। और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस है मॉर्गन स्टैनली की, ये प्राइस 2 गुना हो सकती है अगले 12 महीने में, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। तो 3 स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, लेकिन चौथा स्टॉक फोकस में रहेगा वो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। और यहाँ पे कंपनी ने एक स्पेशल डिविडेंड अनाउंस की है जिसका वैल्यू जो है लगभग 118 रुपये प्रति शेयर का आता है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 16 से लेकर 20। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने हमको दे दी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं तुरंत। बाजार में गिरावट अब हो गई है निफ्टी में 250 अंकों की और निफ्टी बैंक की बात करें तो 800 अंक नीचे है। 47
22,750 के स्तर के आसपास है निफ्टी बैंक, और निफ्टी की बात करें तो 22,250 के आसपास के स्तर हैं। तो 22,300 को काफ़ी टाइम तक होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन अभी पिछले कुछ मिनटों में प्रेशर थोड़ा सा बाजार में और बढ़ा है, और बाजार में इस प्रेशर के बीच में देख रहे हैं कि चीनी शेयरों की मिठास भी थोड़ी सी कम हुई है। आज दबाव है शेयरों में, हम देख रहे हैं कि 5 से 7% तक की ये गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये गिरावट क्यों है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे सीईओ की विश्वमोहन जुड़ गए हैं, जो कि कमोडिटीज को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। विश्वमोहन, बताइए क्यों कमजोर है ये शुगर स्टॉक्स? देखिए, हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो चीनी मिलों से जुड़े हुए एसोसिएशन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि चीनी मिलों पर आरोप है कि वो जो डिस्पैच के जो डेटा है वो सही तरीके से सरकार को नहीं बता रहे हैं। नवंबर से जनवरी के दौरान जो जीएसटी के रिटर्न जो फाइल किए गए हैं, उसमें उन्होंने जो बिक्री के नंबर जो दिए थे, डिस्पैच नंबर दिए थे, और उनकी जो स्टॉक होल्डिंग है उसमें काफ़ी मिसमैच नज़र आया है। इस पर सरकार काफ़ी सख्त है, और सरकार कड़ी चेतावनी भी सरकार की तरफ से जारी की गई है, और जल्द उस पर कुछ एक्शन भी हो सकते हैं। हालांकि हमने वो टीवी के सामने बोलना नहीं चाह रहे, कुछ हमने मिलों से बातचीत भी की थी, तो उनका कहना था कि 85% से 90% तक जो मिल हैं, चीनी मिलें, वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। उसमें 10-15% कुछ ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उससे पूरे इंडस्ट्री पर असर हो रहा है। लेकिन सरकार की चेतावनी सख्त है, अगर डिस्पैच डेटा में कुछ गड़बड़ी मिलती है, मंथली कोटा जो सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं, अगर उसमें कुछ मिसमैच मिलता है, तो सरकार एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और शुगर कंट्रोल एक्ट के तहत उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो ये खबर है, और यही वजह हो सकती है कि चीनी मिलों पर आज कुछ दबाव भी दिख रहा है। जी ठीक है, तो डेटा छुपाने का आरोप है, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स में कमजोरी है। बलरामपुर चीनी जैसा दिग्गज भी 3% आज नीचे है, और अगर आप बाकी शेयरों को देखेंगे तो 7% तक की गिरावट आज शुगर शेयर में है। शक्ति शुगर, कोठारी शुगर, श्री रेणुका, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। अंशुल जी, शुगर में कहीं कोई ट्रेड बनता हुआ आपको दिख रहा है? कोई बता सकते हैं ट्रेड जहां पर कमाई हो सकती हो? देखिए अक्षय जी, मिड कैप और स्मॉल कैप शुगर स्टॉक्स तो काफी वीक लग रहे हैं। बलरामपुर चीनी में भी शॉर्ट साइड में ही ट्रेड दिख रहा है। यहाँ पे स्विंग हाई जो था 385, इसके ऊपर फेल्ड ब्रेकआउट आया है, तो लॉन्ग स्ट्रैप्ड है, और नीचे 358 का एक सपोर्ट है। प्रोबेबली कल के सेशन में हम 358 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा। बेटर है कि लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ज़्यादा देखें, बट अगर चीनी में शॉर्ट करना है, क्योंकि इलेक्शन का सीजन है और चीनी पे नॉर्मली प्रेशर रहता है इस सीजन में, तो 358 तक के लेवल मिल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट अगर खोजना है तो बलरामपुर चीनी एक कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट का। 358 रुपये के लक्ष्य के लिए 360 रुपये पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से 8-9 रुपये नीचे के लिए एक ट्रेड बन सकता है। लेकिन उतना कन्विक्शन नहीं है शॉर्ट को लेकर, लॉन्ग को लेकर ही कन्विक्शन है। आपको उसी साइड के ट्रेड्स तलाशने चाहिए। चलिए अपने एक्सपर्ट से ये भी जान लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड के मौके कहाँ पर बन रहे हैं। 3:15 हो भी गए हैं। सुमित जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके BTST या फिर STBT कंफर्ट कहाँ पर है, क्या ट्रेड देंगे आप? जैसे कि अभी डिम्पी जी ने भी बोला कि बैंक में थोड़ी सी वीकनेस हमें भी नजर आ रही है, तो यहाँ पे मुझे एक STBT का कैंडिडेट लग रहा है, कैनरा बैंक। देखिए, अब गैप डाउन था, गैप फिलअप करके एक परफेक्ट रिजेक्शन मिला है। जो पिछला रेजिस्टेंस था वहीं से ही 604, तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है 593। सेल कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 604 का, और लग रहा है कि यहाँ पे 20 रुपए का आपको टारगेट मिल सकता है, तो 574 का मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, केनरा बैंक को शॉर्ट करने की सलाह 574 रुपये के टारगेट के लिए 594 रुपये के आसपास फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो एक ट्रेड निकल के आया है सुमित जी की तरफ से। सुमित जी, कोई और अगर ट्रेड होगा तो वो भी आप बता दीजिएगा। फिलहाल केनरा बैंक पर शॉर्ट की रणनीति। अंशुल जी, आपका ट्रेड क्या है? आप लॉन्ग है या शॉर्ट है? देखिए अभिषेक जी, मैंने शो के स्टार्टिंग में कहा था कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट से 200 पॉइंट दूर है। ऑलरेडी वहां से 160 पॉइंट के करीब गिरावट लेके सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है, तो मैं यहाँ से अब शॉर्टिंग में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। गुजरात गैस में BTST कर सकते हैं। 4 दिन के लोज के नीचे फेल्ड लो की फॉर्मेशन दिया है, और वापस डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स जो हैं तेजी में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें एक 2 से 3 दिन का अगर टारगेट पकड़े तो 597 के आसपास निकल के आता है, लेकिन केवल अगर BTST करना चाहते हैं तो 580, 582 तक के टारगेट्स मिलेंगे।
ठीक है, 580, 582, 580, 582 तक के टारगेट गुजरात गैस में बनते हुए दिख सकते हैं। अंशुल, जरा ये बताइए, क्या वोडाफोन आइडिया भी बीटीएसटी का कैंडिडेट हो सकता है क्या? क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से बयान आया है कि एफपीओ से जो पैसे जुटाएंगे उसका 5G के रोल आउट पर इस्तेमाल किया जाएगा और एफपीओ फंडिंग के बाद ही 5G की जो सर्विसेज हैं, हालांकि काफ़ी पिछड़ गया है बाकी की जो दो टेलीकॉम कंपनीज है, जियो या फिर एयरटेल, लेकिन कहीं ना कहीं 5G एक पॉजिटिव चीज़ होगी वोडाफोन आइडिया के, अगर रिवाइवल करना है कंपनी को तो। अभिषेक जी, वोडाफोन आइडिया वैसे बैन में है तो फ्यूचर्स में इसको बीटीएसटी नहीं कर सकते या नई पोजीशन नहीं बना सकते, बट कैश में ऐसा लग रहा है क्योंकि फेल्ड लो की फॉर्मेशन है और आज फॉलो थ्रू मूव मिला है तो 14 रुपए 20 पैसे से लेके 15 रुपए तक का टारगेट स्टॉक में मिल सकता है। 75 मिनट चार्ट पे भी एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न की फॉर्मेशन है तो यहाँ से 15 रुपए तक का मूव मिल सकता है, बट उसको डिलीवरी के थ्रू ही प्ले करना होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में बैन में है स्टॉक। अंशुल जी, आपसे ना एक ऑप्शन चेक करवाते हैं, जरा आप देख के बताइएगा अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से। आप कह रहे हैं धीरे धीरे करके बॉटम फॉर्मेशन है, शॉर्ट के लिए आप है नहीं। एक कॉल आपको बताता हूँ, 22/300 की 18 तारीख की एक्सपायरी, आज है 15, 16, 17, 18, 3 दिन का समय आपके पास है, ठीक है जी। 22/300 की कॉल 18 अप्रैल वाली, प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा पाओ तो दिखा देना। वैसे उसके रेट चल रहे हैं 118 रुपये, ठीक जी। सर ये ले लें क्या कॉल? देखिए डिम्पी जी, मैं बहुत ज्यादा कॉल में या ऑप्शन में कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि इंडिया विक्स इतना लो पे है, हो सकता है हम 1-2 दिन साइडवेज निकल जाए, बट यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस काफी आई है। मैं लॉन्ग साइड में ट्रेड करना पसंद करूंगा, बट मैं वाया ऑप्शंस प्ले करना ज्यादा पसंद नहीं करूंगा। बीटीएसटी मुझे लेके भी जाना है तो मैं हेज करके फ्यूचर्स को बीटीएसटी लेके जाऊंगा। ऑप्शंस को मैं बहुत ज्यादा एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड कैरी नहीं करूंगा। ऑप्शन एक बार सेलिंग करना हो तो भले कर सकते हैं, बट ऑप्शन बाइंग में मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ इस जोन में। तो डन सर, इस ऑप्शंस को गिरा देते हैं। अगर लेना ही है, मान लो किसी को निफ्टी लेना है तो फिर सीधा फ्यूचर लो बॉस, ऑप्शंस मत लो। मान लो साइडवेज भी हो गया, बाजार को चलना है लेकिन पहले 3 दिन रॉक के चलना है, तो फिर आपकी ऑप्शंस गल जाएंगी और पता लगे फिर आप इसमें ट्रैप हो गए ऑप्शंस के अंदर। तो इसलिए सीधा फ्यूचर्स लो। एक बार हमको जो टेस्ट करवाना था वो करवा भी दिया सर से। अब आते हैं जो अलग अलग स्टॉक्स पे। और सुमित मूलचंदानी, जरा 2-4 शेयर आप भी चेक कीजिएगा। पहले मैं कुछ लॉन्ग के कैंडिडेट चेक कर रहा हूँ अपनी शीट में से, आपको मैं दिखाता हूँ, जरा आप मेरे को देख के बताइएगा इनमें क्या करना है। गुजरात गैस अभी खुद से सर ने दे दिया हमको, अंशुल जी ने। एक इंडस टावर और चेक कीजिए, छोड़ दो इंडस टावर। गेल चेक करो सर इसकी जगह पर, गेल चेक करो सुमित जी। गेल 205 का 200 का स्टॉप लॉस लगा के 215 का टारगेट रखूं, चल जाएगा काम? जी बिल्कुल, आप इसे लॉन्ग रखिए जिनके पास पोजीशन है और न्यू पोजीशन भी जिनको बनानी है। देखिए आज ओपन टाइप ऑफ ओपन लो कैंडिडेट भी है, तो मैं यहाँ पे अगर जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है और थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो 194 का भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 215 का एक स्विंग ट्रेड आप मेंटेन कीजिए, अदरवाइज 230 के टारगेट के लिए आप खड़े रहिए। ठीक है, एक शेयर जरा आप और चेक करो सुमित जी, आप ही चेक करना। मैं बिल्डअप के साथ चेक कर रहा हूँ, ठीक है। भारत फोर्ज अभी अभी हरे निशान में, एक बार जरा दिखाना भारत फोर्ज को। और 5% का एडिशन भी है इसके अंदर, OI का भी। फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना भारत फोर्ज की। यस, डेज हाई पे आ गया, ठीक है जी। भारत फोर्ज BTST है क्या? मैं यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करूंगा क्योंकि देखिए एक रेंज बनी हुई है 9 अप्रैल का जो कैंडल है वहां पे देखिए एक पूरे दिन का जो रेंज है अभी भी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आ रहा है और तीनों दिन कंटिन्यू सेम हाई है, तो 1184 के ऊपर अगर क्लोजिंग है तो बिल्कुल आप यहाँ पे BTST लॉन्ग करके जा सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग करके जा सकते हैं आप। एक पॉइंट और है सर, पिरामिल एंटरप्राइजेस। अंशुल सर ये आप चेक करो, पिरामिल एंटरप्राइजेस ये 2% प्राइस एक्शन भी है, वॉल्यूम एक्शन भी है, दोनों कमज़ोर है। PEL पिरामिल एंटरप्राइजेस डेज लो पे बंद कर। देखिए डिम्पी जी, इसमें एक बॉक्स काइंड ऑफ फॉर्मेशन था और वीकली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट 4 इनसाइड बार थी जहाँ से ये ब्रेक डाउन दे रहा है। तो इमीडिएट ब्रेक डाउन लेवल 844 का आया है, जिसका इमीडिएट टारगेट 814 रुपए है और 814 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो इसमें बड़ी डाउन साइड ट्रिगर होगी। जो प्रीवियस स्विंग लो था 610 के आसपास, वो टेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो इमीडिएटली अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो 810 811 तक का टारगेट ले सकते हैं। 20-30 रुपए का डाउन साइड यहाँ से बनेगा। ठीक है, पिरामिल एंटरप्राइजेज में 20 से 30 रुपए की गिरावट की आप उम्मीद करके चल सकते हैं, ये डाउनसाइड आपके लिए। लेकिन कल कौन से बड़े इवेंट्स होंगे जिस पर हमारा फोकस रहेगा?
बाजार से जुड़ी हुई या फिर वो इवेंट्स जो भले ही जेनरिक होते हैं लेकिन बाजार को इम्पैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं इवेंट्स टू वॉच लेकर। तृप्ति बताइए क्या फोकस में होगा, क्या ट्रिगर बनेगा बाजार के लिए? जी, तो कल जिन और इवेंट्स पर हमारी नज़र रहना चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल अपडेट ले लेते हैं। तो अमेरिका में कल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे। इसी के साथ चीन में जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स के आंकड़े आने वाले हैं। अब बात भारतीय कंपनियों की करते हैं तो नतीजों का सीजन शुरू हो गया है। कंपनी क्रिसिल और सैटिन क्रेडिट केयर अपने Q4 के नतीजे कल जारी करेगी, जिन पर हमारी नज़र रहेगी। नतीजों के लिए बोर्ड बैठक जिन कंपनीज में होने वाली है उनमें डेन नेटवर्क एंड इंटेग्रा एजेंशिया में कल नतीजों को लेकर बोर्ड बैठक होगी, जिस पर नजर रहेगी। दूसरे इवेंट्स की बात करें तो कल IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करेगा। ठीक है, तो ये इवेंट्स बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं है, बट हाँ कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक इवेंट्स भी हैं, उस पर आपको नज़र बना के चलनी है। मेटल्स की बात करें तो हिंडाल्को में तो तेज़ी हो ही रही है। एक बार जरा नाल्को आप चेक कीजिए सुमित जी, नाल्को में क्या BTST कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेटल्स में जो आज की तेजी है ना सिर्फ एक दिन वाली नहीं है, थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो सकती है ये। बिल्कुल से BTST नहीं, आप इसे अपना पोजीशन में भी बनाए रखे तो बेटर रहेगा। स्टॉक में देखिए काफी अच्छा एक फॉर्मेशन है और टाइप ऑफ रीटेस्ट है। देखिए पिछले 5 दिन का जो सपोर्ट है आज भी वहीं से ही स्टॉक ने बाउंस दिया हुआ है, तो बिल्कुल जिनके पास है होल्ड रखिए। 174 का स्टॉप लॉस रहेगा। आप साइड में मुझे लग रहा है कि 198 जो है वो पहला एक स्विंग ट्रेड आपका बन सकता है टारगेट। ठीक है, नाल्को को लेकर ये व्यू। AB कैपिटल, आप जरा इसको देखिए अंशुल जी, AB कैपिटल में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? AB कैपिटल में बिल्कुल ट्रेड बन रहा है। यहाँ 7 दिन के लोज के नीचे एक फेल्ड लो दिया और डे हाई पे आके क्लोज कर रहा है, यानी बॉक्स का लो रिजेक्ट हुआ है और अब बॉक्स के हाई के ऊपर ब्रेकआउट देगा। 208 रुपए का ब्रेकआउट जैसे स्टॉक में बनेगा, इसमें 220-222 रुपए तक की तेजी बनेगी। प्रीएम्प्टिव बाय करना है तो करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं, ब्रेकआउट बाय करना है तो 208 रुपए के ब्रेकआउट का वेट कीजिए। दोनों केस में 220-222 तक के टारगेट मिलेंगे। ठीक है, AB कैपिटल को लेकर ये व्यू। फटाफट सुमित जी आपसे जरा ये जान लेते हैं कि आज हम देखते हैं कि IT में कमजोरी है। हालांकि नतीजे अच्छे आए थे TCS के बावजूद इसके शेयर वो फिसला है 2% के आसपास और उसकी चपेट में कोफूर जा रहा है। बाकी भी कुछ स्टॉक्स आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिरला सॉफ्ट, L&T टेक भी। कॉन्ट्रा बाय कुछ करना है क्या IT में आपके हिसाब से? जी नहीं, मैं फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड को ही सिनेरियो देखूंगा। देखिए इन्फी का काफी टाइम लंबा एक आज ब्रेकडाउन भी देखने मिला है। ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे सेम वे LTIM ने भी आज अपना न्यू लो टच किया है, तो मैं फिलहाल ये सेक्टर को अवॉइड करूंगा। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है। बैंकिंग पर जरा व्यू दीजिए आप अंशुल जी। ICICI बैंक चेक कीजिए, 2.5 नीचे है, ये और गिरेगा या फिर अपॉर्चुनिटी है आपके हिसाब से? देखिए अक्षय जी, लास्ट रैली में मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि बैंक निफ्टी चलेगी और उसकी वजह थी HDFC बैंक। वहां पे कब हैंडल का ब्रेकआउट था, उसने टारगेट कंप्लीट करके 2 दिन से पुल बैक उसमें आ रहा है और ICICI बैंक उसको ज्वाइन कर रहा है। तो जब दोनों हेवी वेट्स थोड़ा सा नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी पे जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो टेस्ट होंगे और ICICI बैंक में भी जो मेजर सपोर्ट बनता है वो यहाँ से 12 रुपए नीचे है, 1064 1065 के आसपास। तो 1 से 2 दिन में लेवल टेस्ट होंगे और बैंक निफ्टी पे भी मेजर सपोर्ट टेस्ट होंगे, वहां से हमको बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। तो ICICI बैंक 1064 तक आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आज अगर आप मार्केट के डाटा को चेक कर रहे हैं तो आज का दिन बाजार के लिए ठीक नहीं थे, मैं ये बात बोल सकता हूँ। 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, एक तो आपने सपोर्ट पे क्लोज नहीं किया। दूसरा पॉइंट, आपके पास फर्स्ट डे था, आप ग्लोबल मार्केट्स का डर निकाल सकते थे, आपने वो नहीं निकाला। तीसरा पॉइंट, आपकी लीडरशिप आज एब्सेंट रही। तीसरा पॉइंट है, आज लीडर कोई नहीं बना। रिलायंस था लेकिन रिलायंस भी जाते जाते लाल निशान में जाके बंद हो रहा है, तो ये एब्सेंटिज्म है। चौथा पॉइंट, आपने आज ऑप्शंस के जो पुट वाली हैं उनको एबनॉर्मल गेन दिया, उससे कॉन्फिडेंस हाई हो गया पुट्स वालों का और एक ही दिन में हो गया। ये शुक्रवार तक नहीं था, शुक्रवार तक की कंडीशन अलग थी, लेकिन सोमवार होते होते ये कॉन्फिडेंस भी हाई हुआ।
तो चौथा पॉइंट ये था। पांचवा पॉइंट, आपने 7.5-8% का विक्स बढ़ाकर 12.5 का विक्स कर दिया। हालांकि डेंजर जोन में तो नहीं है, लेकिन ये अपने आप में वॉलेटिलिटी देने के लिए पर्याप्त है। पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट, आज मार्केट के अंदर इंस्पाइट ऑफ टीसीएस के अच्छे नंबर आए, लेकिन आईटी ने कुछ बड़ा योगदान नहीं दिया, तो आप रिजेक्शन मार रहे हो अर्निंग्स को भी। सबसे बड़ी अर्निंग्स आई, सबसे अच्छी अर्निंग्स आई, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। तो ये 7वां-8वां पॉइंट है जो कि आज बाजार के फेवर में नहीं गया। आज मल्टीपल प्रॉब्लम से बाजार जूझ रहा था, लेकिन फिर भी कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं निकल के आया। हाँ, एक दो चीज़ें ठीक भी हुई हैं बाजार के अंदर। ठीक क्या हुआ है मैं वही बता देता हूँ। ठीक सिर्फ ये हुआ है कि क्रैक फ्रंटलाइन शेयर्स में बहुत बड़े बड़े नहीं आए हैं। ठीक, अभी भी हम उस जगह पर खड़े हुए हैं कि जहाँ से आपका शॉर्ट या फिर मैं बोलूँगा ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं बनता। अभी भी आप बाइंग और डिप्स करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा अच्छी चीज़ ये है कि बैंकिंग के अंदर, रिलायंस के अंदर या फिर किसी और बड़े शेयर के अंदर कोई मेजर कॉर्पोरेट प्रॉब्लम नहीं है अभी भी। जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल है, उसका भी पता नहीं है हमको, क्या किसी को भी नहीं पता कि ईरान वगैरह में इस समय की क्या होगा। जो होगा उसके बाद पता लगता है, उससे पहले तो असेसमेंट भी नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तो दूर बैठे हो आप। फिर आपके पास एजेंसीज लिमिटेड हैं, फिर आपको ग्राउंड चेक ही नहीं पता होगा। अभी तो क्या होगा, आप रिपोर्टर से ही तो पता करोगे। रिपोर्टर कौन था, ग्राउंड जीरो पे बैठा है। रिपोर्टर भी तो आपको इधर उधर से स्टोरी ला के दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आपको सिर्फ कैलकुलेशंस डालनी होती हैं और कुछ नहीं। अगर आप मेरे से पूछेंगे आज 10 में से कितने मार्क्स दिए जाएंगे, तो मैं बोलूँगा 10 में से सिर्फ 2 ही मार्क्स दिए जाएंगे। 8 मार्क्स नेगेटिव गए हैं मार्केट के, सिर्फ 2 मार्क्स मार्केट के पॉजिटिव गए। इसलिए कल का दिन मार्केट को और चेक कीजिएगा। अगर ये लेवल्स को बचाता है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 22,200-300 की रेंज को बचा जाए, वहाँ पे आके 47,700-500 वाली रेंज को बचा जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जल्दबाजी ना कीजिएगा। आज सुबह भी हमने आपको 1-2 लॉट ही प्लस करवाए थे और इंट्राडे में वो अच्छे ऊपर भी आए थे। आपकी मर्जी, आपने उसमें बुक किया होगा या उसमें अभी भी लेके बैठे पोजीशंस, वो ज़रूर अपने रिस्क रिवॉर्ड को चेक करके ही काम करना बॉस। ठीक, तो कुल मिला के आज का दिन और आज के मार्केट का मोमेंटम काफ़ी हद तक निराश करने वाला है। एक और चीज़ मेरा अपना निजी ऑब्जर्वेशन है कि जब जब सोमवार या मंगलवार को बाजार जो डायरेक्शन लेता है ना, टिपिकली उसको ड्रैग करता जाता है। और ध्यान रखा जाए हफ्ता भी छोटा है, इसमें एक दिन की छुट्टी लगेगी, तो टिपिकली मार्केट ड्रैगिंग फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। ये सेकंड फेज़ है मार्केट का, वही तपस्या वही चिंता का। फिर से हम हो सकता है ऑल टाइम हाई लगाएं, बड़े फेज़ खतरनाक है, इसको थोड़ा पहले पास हो जानेंगे फिर देखेंगे। अंशुल जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सुमित मूलचंदानी थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया, आज कार्यक्रम का हिस्सा बने आप। और सनी अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला। फिलहाल मेरे को अभिषेक को इजाज़त दीजिएगा, नमस्कार।